हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को अनसॉल्व्ड पेपर मॉडल पेपर सेकंड बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम में पेपर को हल करने के लिए कुल 3.25 घंटे का समय मिलता है। 15 मिनट मिलता है हमको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए और 3 घंटे का समय मिलता है क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए, जिसके लिए हमें कुल मिलाकर के 70 अंक मिलते हैं। क्वेश्चन पेपर के लिए 70 नंबर का होता है, जिसमें 20 नंबर का आंसर हम लोग OMR पर देते हैं और 50 नंबर का आंसर हम लोग आंसर शीट पर लिखते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में आता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए हमारा OMR के लिए होता है, जिसमें क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं, और पार्ट बी हमारा आंसर शीट के लिए होता है, जिसका उत्तर हम लोग कॉपी पर लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है पार्ट ए में, कह रहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यह एक अनसीन पैसेज है, अपठित गद्यांश है। इसको हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक 2 से 3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन की संख्या होगी 3, जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम लोग इसका आंसर सही से दे पाएंगे, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। बंसीलाल ट्रेन वाज लेट। बंसीलाल की रेलगाड़ी लेट थी। एंड इट रीच्ड बॉम्बे अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट, और यह मध्य रात्रि के बाद पहुंची बॉम्बे। इट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी। यह उसका पहला विजिट था शहर जाने का, बंसीलाल का। एंड ही डिड नॉट नो वेयर टू गो, और वह नहीं जानता था कि जाना कहाँ है। शहर में पहुंचने के बाद बंसीलाल ये नहीं जानता था कि हमें जाना कहाँ है। ही थॉट ही वुड गो ए चौल्ट्री वेयर ही वुड नॉट हैव टू पेरेंट। वह एक ऐसे स्थान को ढूंढ रहा था जिसको हम कह सकते हैं विश्राम स्थल, जिसके लिए उसे कोई भी रेंट, कोई भी किराया नहीं देना होता था। विश्राम स्थल ढूंढ रहा था। बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आवर। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि हम उसको ढूंढेंगे कैसे, पाएंगे कैसे। ही आस्क्ड ए पोर्टर टू गेट हिम चीप रूम। उसने एक कुली से कहा कि मुझे एक सस्ता सा रूम दिला दो। द पोर्टर आस्क्ड हिम फॉर 3 rupees टू टेक हिम टू वन। तब कुली ने उससे 3 रुपए उसे ले जाने के लिए मांगा कि मुझे आप 3 रुपए दीजिए, तब हम आपको ले जाएंगे। बट बंसीलाल वेव्ड हिम अवे। लेकिन बंसीलाल ने अपना हाथ हिलाया। एंड वॉक्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और स्टेशन से बाहर आ गया। ही वॉन्डर्ड थ्रू द स्ट्रीट। वह सड़कों पर घूमता रहा इधर उधर। एंड आस्क्ड अ नंबर ऑफ पीपल, और अनेकों लोगों से पूछा। बट कुड नॉट फाइंड अ रूम चीप एनफ फॉर हिम। लेकिन वह सस्ता कमरा उसे नहीं मिल सका जो उसके बजट में हो। He sat down on a park bench to think of what he should do next. वह एक बेंच पर एक पार्क में बैठ गया और ये सोचने लगा कि अब हमको आगे क्या करना चाहिए। He was very tired. वह बहुत थका हुआ था। And fell asleep on the bench. और शीघ्र ही वह बेंच पर सो गया। He woke up the next morning. अगली सुबह वह जागा। स्टफ इन एवरी लिम्ब। उसके प्रत्येक अंगों में सूजन थी। बट ही स्माइल्ड। लेकिन वह मुस्कुराया। व्हेन ही रियलाइज्ड। जब उसने महसूस किया। डैट की इट वाज द चीपेस्ट नाइट लॉजिंग।
कि यह मेरा सबसे सस्ता जो है ठहरने का स्थान है, रात को बिताने का स्थान है, डैट ई हैड एवर हैड, जो उसके पास कभी था। तो ये हो गया आपका स्पेसिस का हिंदी। अब इसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है बंसी लाल कुड नॉट गेट एनी एकोमोडेशन ऑफ द नाइट एज। बंसी लाल को रात में ठहरने के लिए कोई भी स्थान नहीं मिला, क्यों? पहला ऑप्शन है ऑल द होटल्स इन द सिटी वेयर क्लोज्ड, शहर के सभी होटल्स बंद हो गए थे। सेकंड, ऑल द होटल रूम्स वेयर बुक्ड, होटल के सभी कमरे बुक हो चुके थे। तीसरा करा द होटल्स वर टू एक्सपेंसिव फॉर हिम टू अफोर्ड, कि होटल के जो कमरे थे बहुत ही महंगे थे जिसको वो वह नहीं कर सकता था। ही वांटेड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, कि वह जो है रात को खुले में बिताना चाहता था। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्योंकि वह कमरा ढूंढ रहा था, उसे कमरे की तलाश थी, लेकिन जो सस्ता हो, और जो होटल्स के कमरे थे बहुत ही महंगे थे जिसका खर्चा वो जो है सहन नहीं कर सकता था। इसलिए ऑप्शन सी को टिक करके हम लोग OMR पे पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। दूसरा क्वेश्चन करा व्हाट डज द वर्ड कोल्ट्री मीन्स इन द पैसेज, इसका मतलब क्या है कोल्ट्री शब्द का? तो आप फ्री रेस्टिंग प्लेस, एक विश्राम स्थल जहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं लगता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है, विश्राम स्थल कहते हैं उसको हम। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द पोर्टर रिफ्यूज टू हेल्प बंसीलाल बिकॉज, कुली ने बंसीलाल का सहायता करने से इनकार कर दिया, क्यों कर दिया? ही वाज रूड टू द पोर्टर, वह गलत तरीके से पेश आया कुली से। नो, ही हैड नो प्रीवियस एक्वाइंटेंस विद द पोर्टर, उसका पहले से जान पहचान नहीं थी कुली से, इसलिए ही स्पोक अ लैंग्वेज व्हिच द पोर्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड, किया वह एक ऐसा भाषा बोला जिसको वह कुली समझ नहीं सका। ही रिफ्यूज टू पे द पोर्टर एनी टिप, कि उसने जो है पोर्टर को कोई भी टिप देने से इनकार कर दिया। तो इसके लिए ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे, क्योंकि वह 3 रुपये मांगा था, या पहले आप मुझे 3 रुपये दीजिए, तो बंसीलाल ने 3 रुपये देने से इनकार कर दिया। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए ऑप्शन डी को टिक करके हम लोग OMR पे गोला करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से 8, चौथा क्वेश्चन कह रहा द बॉयज डैश बिफोर द एंटर द क्लास, यह पास्ट परफेक्ट टेंस है जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें बिफोर आया हुआ है। तो बिफोर से पहले का जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग फिल करते हैं पास्ट परफेक्ट में। अब बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ही इंटर्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट फिल करेंगे। तो हैड गॉन, ऑप्शन सी। पांचवा है यू आर प्राउड, प्राउड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, हमने आपको फर्स्ट मॉडल पेपर में बताया था, इसलिए यहाँ पे हम आपको फिल करेंगे ऑप्शन डी। छठवां है ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, आइडेंटिफाई द वर्ड मनी, मनी क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित क्वेश्चन है कि मनी शब्द क्या है। तो मनी जो है नाउन है, यहाँ पे हम ऑप्शन ए को टिक करके OMR में क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ए गोले को हम फिल करेंगे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है? तो यहाँ पे डिसीव गलत है, मिसचीफ भी सही है, बिलीव भी सही है, अचीव भी सही है। मिसचीफ मीन्स होता है शरारत, बिलीव मीन्स होता है विश्वास, अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, डिसीव मीन्स होता है धोखा। तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे होना चाहिए था DECEIVE। उसके बाद आठवां क्वेश्चन यहाँ पे रीऑर्डिंग से संबंधित है, यहाँ पे हमको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहले हमको देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट है इट, उसके बाद यहाँ पे नॉट है, 2 नंबर पे नॉट, सॉरी सब्जेक्ट यहाँ पे इट है, उसके बाद इसकी सहायक क्रिया हैज है, 2 नंबर पे हैज। वाक सेंटेंस हमारा नेगेटिव में होगा, फिर नॉट 3 नंबर पे, फिर बीन लिखेंगे। इट हैज नॉट बीन रैनिंग लास्ट नाइट
since last night. It has not been raining since last night. इसके लिए क्वेश्चन नंबर 8वां जो हमारा है ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे. इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट. ऑप्शन डी राइट है. अब क्वेश्चन नंबर 9 to 10. यहाँ पर एक प्रो से एक पैसेज आया हुआ है जिससे 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं. इसको हम लोग पढ़ ही चुके होंगे, इसको हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. अनसीन पैसेज को तो हम पढ़ा रहे हैं आपको, बट जो पैसेज हमारे बुक से हैं उसको हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम क्वेश्चन को ही समझेंगे. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह क्षण जब उस पत्र को मेल बॉक्स में डाला गया. तो हु वेंट टू ओपन इट, कौन उसे खोलने के लिए गया. यहाँ देखिए लिखा गया द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. तो पोस्ट मास्टर इसका मतलब है. क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम बी को टिक करेंगे. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितना पैसा प्राप्त हुआ, कितना रुपया प्राप्त हुआ. तो यहाँ पर देखें ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी. लेंचो कहता है केवल मेरे पास 70 पेसोज ही पहुंचे. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे. अब अगला क्वेश्चन 11 से 13. यहाँ पर ऑप्शनल है. व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनके बारे में लेंचो ने क्या सोचा. बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का झुंड. उसने कहा ये सब बेईमानों का झुंड है, इन लोगों ने बेईमानी कर लिया. क्वेश्चन नंबर 12. अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, मंडेला के अनुसार राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है. मिनरल्स, जेम्स, डायमंड्स, पीपल. अकॉर्डिंग टू मंडेला यहाँ पे हम पीपल को टिक करेंगे. वहाँ के नागरिक ही किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के सबसे बड़े धन होते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर कौन है. तो लाइम ओ फ्लेहर्टी. यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, 15. इसके लिए 2 क्वेश्चन जो कि पोइट्री से है. हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड. इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट. कब के ऊपर जो बर्फ के कण गिरे उस पे क्या असर हुआ. तो यहाँ दिया ए चेंज ऑफ मूड. तो यहाँ आप लिखेंगे ऑप्शन ए को टिक करेंगे. चेंज द हिज मूड, उसके मनोदशा को ही बदल दिया. जब बर्फ के कण उसके ऊपर गिरे तो उसकी मनोदशा बदल गई. फिर रहा क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट वाज सेड फॉर द पोएट, पोएट के लिए क्या बच गया. सम पार्ट ऑफ द डे, उसका कुछ दिन खराब होने से बच गया. सम पार्ट ऑफ द डे. क्वेश्चन नंबर 16 to 20. मिसेस पेम्परे वाज, श्रीमती पेम्परे थी पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी, जेंटल लेडी. तो वह एक धनी महिला थी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी को टिक करेंगे. हु आर द थीप इन द स्टोरी, थीप इन द स्टोरी. इसमें चोर कौन है. हरि सिंह, अनिल, मंगल पांडे, सुरेश. तो यहाँ पर हरि सिंह ही चोर है. उसने अपना नाम बताया था अनिल को कि मेरा नाम हरि सिंह है, इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 18. हुआ द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी. द मिडनाइट विजिटर, द मिडनाइट विजिटर में मिडनाइट विजिटर कौन था. आसबल, फाउलर, रॉबर्ट, मैक्स. तो यहाँ पे मैक्स होगा. मैक्स ही जो है एक मास्टर की के द्वारा उसके कमरे में पहुंचा था आसबल के. तो यहाँ पे हम मैक्स लिखेंगे, टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 19. वेयर वाज इब्राइट बोर्न इन. इब्राइट बोर्न इन रीडिंग यूएसए. यहाँ पर रीडिंग पर हम टिक करेंगे. और ओएमआर का लास्ट क्वेश्चन है मटिल्डा ऑलवेज रिमेन, वह हमेशा अनहैप्पी, नाखुश रहती थी, अप्रसन्न रहती थी.
इस तरीके से हम लोग पार्ट ए के सभी क्वेश्चन 1 बाय 1 करके समझे और अपने OMR को कंप्लीट किए। अब हम लोग बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में भी एक अनसीन पैसेज आएगा जिसके लिए हमें 7 अंक मिलेंगे। 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कुल मिला के हमें 7 अंक मिलेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जो अनसीन पैसेज है उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर हमारा राइट है। तो आगे देखेंगे हम लोग। इट इज आवर ड्यूटी टू ओबे आवर पेरेंट्स। चैप्टर कह रहा है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता का कहना माने। इट मीन्स, इसका मतलब होता है डैट की वी शुड डू ऑलवेज व्हाट दे टेल टू डू अस। इसका मतलब ये होता है कि हमें हमेशा वही काम करना चाहिए जो हमारे माता पिता हमको करने के लिए कहें। ऑल डैट वी हैव इज गिवन टू अस बाय आवर पेरेंट्स। सारी चीज़ें हमें अपने माता पिता से ही मिलती हैं, हमें दिया जाता है। दे लेंड अस व्हेन वी आर टू यंग टू डू एनीथिंग फॉर आवर सेल्फ। वो हमें जब हम बहुत छोटे होते हैं तो कुछ भी वो हमारे लिए करते हैं। दे कीप अ वॉच ओवर अस इन टाइम ऑफ सिकनेस। बीमारी के समय में वो हमारी देखभाल करते हैं। प्रोवाइड फॉर आवर अम्यूजमेंट, और हमें खुशियाँ मनाने के लिए, खुश रहने के लिए अनेक तरीके के खिलौने दिलाते हैं। टीच अस रिलीजियन, हमें धर्म के बारे में बताते हैं। एंड गॉड अस, और हमें सुरक्षित रखते हैं फ्रॉम इविल इन्फ्लुएंस, बुरे चीज़ों से, कि कोई बुरी संगत हम के चक्कर में हम लोग ना पड़ें। ये हमारे माता पिता हमारी रक्षा करते हैं। ओबीडियंस इज वेरी सिंपल वे ऑफ शोइंग ग्रेटिट्यूड। आज्ञा जो है बहुत ही सिंपल तरीका होता है ग्रेटिट्यूड दिखाने का। फॉर दीज बेनिफिट्स, इसके जो भी लाभ होते हैं। इट इज द वे, यह एक तरीका, डेट द वेल विद इन द रीच ऑफ द यंग इन्फेंट एज वेल एज द फुल ग्रोन सन। यह छोटे से छोटे बच्चों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट जितना कि बड़े बच्चों के लिए, कि अर्थात हमें सभी लोगों को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई शुड बी ओबे आवर पेरेंट्स। व्हाई शुड बी ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का कहना क्यों मानना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे बी शुड ओबे आवर पेरेंट्स बिकॉज बी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता कहना मानना चाहिए। बिकॉज दे लैंड अस व्हेन वी आर टू यंग टू डू एनीथिंग फॉर आवर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू आवर पेरेंट्स डू फॉर अस। तो यहाँ लिखेंगे आवर पेरेंट्स डिड फॉर अस टू कीप a watch over us in the time of sickness, provide for our amusement, teach us religion, and guard us from evil influences. तीसरा क्वेश्चन करा व्हाट इज द वे ऑफ शोइंग योर आवर ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दीज बेनिफिट्स। यहाँ पे इसकी लाइन में रहे ओबीडियंस इज वेरी सिंपल वे ऑफ शोइंग ग्रेटिट्यूड फॉर दीज बेनिफिट्स। यहाँ तक हो जाएगा आंसर। लास्ट कह रहा व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन प्लीजर। प्लीजर, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका अर्थ प्लीजर का उसका सेम है। तो यहाँ पर एम्यूजमेंट, इसको लिखेंगे एम्यूजमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं राइटिंग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में एक लेटर और एक एप्लीकेशन आता है, जिसमें जो भी आपका तैयार हो उसी को आप लिखें। लेटर अच्छे से तैयार हो तो लेटर आप लिखें, और लेटर अगर आपका नहीं तैयार है तो आप एप्लीकेशन को लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यहाँ पर एक रिपोर्ट दिया गया है जिसके अंतर्गत कुछ हेडलाइंस दिए गए हैं। उसके बाद अथवा करके यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया है एज ए एस्से, और सबके लिए यहाँ पे वर्ड निर्धारित किए हैं। 80 से 100 वर्ड में हमको लिखना है। तो इनमें से भी जो आपका अच्छे से तैयार हो उसी को आप लिखें। आप चाहें तो रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी आर्टिकल को लिख सकते हैं। और यहाँ पे हिंट दिया गया है। अब हम ग्रामर पॉइंट पे पहुंचे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंडर्ड स्पीच।
सेंटेंस ही सेड टू मी आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, तो इसको लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया गया है सी इज राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से इसके पैसे बनाएंगे। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। क्वेश्चन नंबर सी पंक्चुएट द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पंक्चुएशन अधिकांश नरेशन में ही आते हैं। द टीचर सेड टू मी, तो द टीचर का द का हम टी कैपिटल में लिखेंगे। टीचर सेड टू मी के बाद कामा लगा के इनवर्टेड कामा लगाएंगे जैसा कि डायरेक्ट में होता है। फिर हैव का यस कैपिटल में लिखेंगे। यू डन योर वर्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के क्लोज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर डी है ट्रांसलेशन है, इसके लिए हमें 4 अंक मिलते हैं। वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसको लिखेंगे रेनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा हो रही है, इसको लिखेंगे इट इज रेनिंग मोर इन द सम पार्ट ऑफ द कंट्री। और फिर आगे कह कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है, एंड इट हैज नॉट बीन रेनिंग इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री। उसके बाद लास्ट है ये दोनों समस्याएं देश के लिए अभिशाप हैं। दीज बोथ प्रॉब्लम्स आर कर्स फॉर आवर कंट्री। लिटरेचर आगे यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर ए अथवा करके 2 दिया है, फिर क्वेश्चन नंबर बी इसमें भी अथवा करके 2 दिया है। तो हमें ए और बी से एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है 30 से 40 शब्दों में। और प्रत्येक आंसर के लिए हमें 3-3 अंक मिलेंगे, कुल मिलाकर के हमें 6 अंक मिलेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर ए से देना, एक क्वेश्चन का आंसर हमें बी से देना है। फिर हम 6 नंबर पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर एनी वन। यहाँ पे 2 लॉन्ग दिए गए हैं और इन दोनों लॉन्ग में से हमें किसी एक का ही उत्तर देना है, जिसके लिए हमें 4 अंक मिलेंगे। 2 लॉन्ग में किसी एक का उत्तर देना है, इसके लिए हमें 4 अंक मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7वां है, यहाँ पे कह रहा व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। आपने इससे क्या सीखा, डस्ट ऑफ स्नो से आपने क्या सीखा। अगर आप इसका उत्तर देते हैं तो आपको 3 अंक मिलेगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, नहीं आ रहा है, तो आप कोई भी 4 लाइन की एक कविता अपने टेक्स्ट बुक से यहाँ पर लिखें, उसके लिए भी आपको 3 अंक ही मिलेंगे। अब मर्जी आपकी इसमें 7वें क्वेश्चन के लिए कौन सा आप करते हैं, चाहे आप पहला कर लें चाहे दूसरा कर लें। फिर 8वां क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए यहाँ पर 3 सेंट्रल आइडिया का नाम दिया ए बी सी, और प्रत्येक को आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना, इसके लिए भी आपको 3 अंक मिलेंगे। जिसकी तैयारी आपकी अच्छी हो उसी का आप सेंट्रल आइडिया लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। यहाँ पर आपका सप्लीमेंट्री से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, हु वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। एनी वन लिखा है यहाँ पे, इसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ भोली। व्हाट इज द रोल ऑफ मैडम फ्रोस्टियर इन द स्टोरी द नेकलेस। तो यहाँ पर ए और बी में से किसी एक का आंसर आप 60 शब्दों में देंगे, जिसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। थैंक यू।